हाय बच्चों, आशा करता हूं कि आप लोग सब बढ़िया होंगे। तो इस वीडियो में हम लोग आईएससी सेमेस्टर 2 फिजिक्स स्पेसिमेन पेपर का सेक्शन सी को सॉल्व करेंगे। सेक्शन ए और सेक्शन बी हम लोग पहले ही सॉल्व कर चुके हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लिंक देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेक्शन सी से, जो कि 18 नंबर का है। ओके, सेक्शन सी ना, नंबर 1, in a single slit diffraction experiment, how does the angular width of the central maxima change when? First of all, हमें पता है angular width of central maxima is given by, we know 2 theta equals to 2 lambda by E, where lambda is the wavelength and E is the slit width. चल, अब क्या बोलना है? Now, how does the angular width of the central maxima change when number A, screen is moved away from the plane of the slit? आप देख सकते हो, it is independent. The angular width is independent of the distance between the screen and slit, so there'll be no change. Done. चलो नंबर बी देखते हैं। width of the slit is increased. Now see, width, it is inversely proportional to the width. Inversely proportional to width. So what happened? Width is increased. See, the slit width is increased. So what happened? The angular width decreases because it is inversely proportional. You can see that angular width decreases. Okay. Now, number C, light of larger wavelength is used. Again, you see, it is directly proportional to wavelength. Directly proportional to wavelength. So if wavelength is increased, light of larger wavelength, which means the wavelength is increased, तो क्या होगा मेरा? Angular width also increases. Done. So this was 7 part 1. Now 7 part 2, what they have said, using Huygens wave theory of light proves Snell's law of refraction of light. ये तो आपको बुक में मिल जाएगा, फिर भी मैं बहुत शॉर्ट में आपको करके दिखाता हूं। ठीक है, एक नया पेज ले लेते हैं। देखिए, सपोज ये एक सरफेस ऑफ सेपरेशन है एस एस डैश, विच सेपरेट्स टू मीडियम 1 एंड मीडियम 2। ये आपका रेरर मीडियम है, ये आपका डेंसर मीडियम है। रेरर मीडियम में स्पीड ज्यादा होता है एज कंपेयर टू डेंसर मीडियम। अब हम लोग क्या करते हैं, वी टेक अ वेव फ्रंट ए बी। चलो एक ए बी वेव फ्रंट ले लेते हैं, ध्यान से देखिएगा। ओके, ए बी, ये मेरा वेव फ्रंट है। ठीक है, अब समझो बात को। ये जो पॉइंट ए है, इसका कॉरेस्पॉन्डिंग पॉइंट यहां पे ए डैश होगा। यस और नो? अब इसको थोड़ा ज्वाइन करते हैं हम लोग। ए डैश, यू नो, ए डैश आपका इंसिडेंट वेव फ्रंट है। ए डैश इज व्हाट? इंसिडेंट वेव फ्रंट। ध्यान से देखिएगा, और ये एंगल आपका 90 डिग्री होता है। अब देखो ध्यान से, जब डिस्टर्बेंस ए डैश से बी पहुंचता है तो ए से यहां पे एक नॉर्मल बनाएंगे, रिफ्रैक्शन होगा कि नहीं? और सपोज वो डी तक पहुंचा, याद रखना ए डी जो है वो लेस देन ए डैश बी होगा।
बिकॉज स्पीड डेंसर मीडियम में कम होता है, सो डिस्टेंस ट्रैवल कम होगा। ए डी और ए डैश बी को जब कंपेयर करेंगे तो ए डैश बी बड़ा होगा, बिकॉज वो रेयर मीडियम में डिस्टेंस ट्रैवल्ड है कि नहीं। अब डीबी को भी हम लोग जोड़ देते हैं। ये डीबी क्या है आपका, ये रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट है, रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट, ध्यान से देखिएगा। ओके, ये आपका 90 डिग्री है। अब सपोज ये एंगल ऑफ इंसिडेंस था, ये था 90 माइनस आई, है कि नहीं। तो ये एंगल कितना होगा, देखो ध्यान से, ये 90 डिग्री है, यस नो, तो ये भी एंगल तो आई होगा ना। इसी प्रकार ये मेरा है आर, ठीक है। अब डायग्राम देखो, देखिएगा, ये आपका है 90 डिग्री, तो ये ट्राइंगल देख रहे हो, ए डैश बी, ट्राइंगल ए डैश बी, वहां पे साइन आई क्या होगा, सम पीपल हैव, यानी कि ए डैश बी, बिकॉज आपके एंगल के साथ तो बेस और हाइपोटेन्यूज होता है, तो ये आपका परपेंडिकुलर हो गया, ए डैश बी, सम पीपल हैव, और ये ए बी हो गया आपका हाइपोटेन्यूज, है कि नहीं। अब इसी तरह अगर आप ट्राइंगल, ध्यान से देखिएगा, दूसरा मैं ट्राइंगल लेता हूं, ट्राइंगल ए डी बी, वहां पे साइन आर क्या होगा, अगेन परपेंडिकुलर ए डी है इस ट्राइंगल का, ए डी बाई ए बी। अब ये आपका 1 है, ये आपका 2 है। मैं बहुत शॉर्ट में बता रहा हूं, बुक में पूरा एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, ठीक है। आप ऐसे भी लिख सकते हो जो मैंने कराया है। अब इन दोनों को डिवाइड करो तो साइन आई बाई साइन आर क्या होगा, ए डैश बी बाई ए बी डिवाइडेड बाई ए डी बाई ए बी, यानी कि आपका साइन आई बाई साइन आर, ए बी कैंसिल हो जाएगा, मतलब ए डैश बी बाई ए डी आएगा। अब समझो बात को, यहां पे स्पीड इन रेयर मीडियम स्पीड समझो v1 है, और इन द डेंसर मीडियम v2 है, और टाइम टेकन फ्रॉम पॉइंट ए डैश टू बी, यहां तक रीच करने का टाइम सपोज t है, तो a टू d यहां पर भी टाइम t होगा। तो a डैश b जो डिस्टेंस है वो हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, v1 देखो ध्यान से इंटू टी, इसी तरह ए टी हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, v2 इंटू टी, है कि नहीं। अब टी टी कैंसिल हो गया, मतलब साइन आई बाई साइन आर इज v1 बाई v2, v1 बाई v2 इज नथिंग बट म्यू, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द सेकेंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू द फर्स्ट मीडियम। यही तो है मेरा स्नेल्स लॉ, हो गया, वेरी इजी, ठीक है। आप एग्जाम में ऐसे भी कर सकते हो, बिकॉज ये 3 मार्क्स का है, आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट देखते हैं, नंबर 8, ये तो था नंबर 7, तो नंबर 8 देख लेते हैं क्या है, ड्रॉ अ रे डायग्राम ऑफ अ रिफ्रैक्टिंग एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप when final image is formed at infinity, also write the expression for its angular magnification। इस सिनारियो में जब आपका इमेज जो है वो इन्फिनिटी में फॉर्म होता है, तो हम लोग ऑब्जेक्टिव लेंस और आई पीस को इस तरह अरेंज करते हैं, उसके बीच का जो डिस्टेंस है इस तरह हम लोग रखते हैं, एडजस्ट करते हैं कि जो ऑब्जेक्टिव लेंस का जो इमेज बनता है वो आई पीस के फोकस पे बनता है, वही मेन है, ठीक है। अब बुक में डायग्राम देख सकते हैं, फिर भी एक डायग्राम बनाने की कोशिश करते हैं हम। चलो, ये रहा आपका, सपोज ये मेरा ऑब्जेक्टिव लेंस है, ठीक है, ये मेरा ऑब्जेक्टिव लेंस है, यहाँ पे एक डिस्टेंस ऑब्जेक्ट था, ठीक है, एक रे ऑफ लाइट, ओके, गया ऑप्टिकल सेंटर से,
और दूसरा रे ऑफ लाइट ये रिफ्रैक्ट होके, ठीक है। और ये इस जहां पे इमेज फॉर्म हो रहा है, ये वाला आपका इन्वर्टेड इमेज, याद रखना, वो फोकस ऑफ द आईपीस पे बनेगा। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, समझ रहे हो। अब क्या होगा, ये जो है, ये इसको ए डैश बी डैश मान लो, ये ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव करेगा फॉर द आईपीस। ये ऑब्जेक्टिव लेंस है। अब एक यहां से आप आईपीस ले लो, ध्यान से देखिएगा, ये मेरा आईपीस है, ओके, ये मेरा आईपीस है। तो क्या होगा, देखिए, अब ये जो है ए डैश बी डैश वो ऑब्जेक्ट बन जाएगा फॉर द आईपीस, फोकस पे है वो। तो इसका जो इमेज फॉर्म होगा वो इन्फिनिटी पे बनेगा, है कि नहीं। तो इसको हम लोग, एक तो ऑप्टिकल सेंटर से पास होगा, ये ध्यान से देखिएगा, यहां पे आई है आपका, सपोज डायग्राम आप लोग बुक से देख सकते हैं, बहुत अच्छे से बना हुआ है, ठीक है। मैंने कोशिश की है बनाने की, मेरी ड्राइंग बहुत खराब है, बट स्टिल आपको एक आइडिया मिलेगा होगा। ये अल्फा है और ये है बीटा एंगल। अल्फा क्या होता है, याद करो, एंगल सबटेंडेड बाय द ऑब्जेक्ट at the eye when the object is in its actual position, है कि नहीं। और बीटा क्या होता है, एंगल सबटेंडेड by the final image at the eye, ठीक है। चलो अब मैग्निफिकेशन देख लेते हैं हम लोग। हमें पता है कि जो मैग्निफिकेशन होता है माइनस एफ ओ बाई एफ ई 1 प्लस एफ ई बाई डी, याद है। तो इस केस में मैग्निफिकेशन हो जाएगा, ये कब होता है, ये होता है when image is formed at D, when image formed at D, बट यहां पे तो इन्फिनिटी है, तो मेरा मैग्निफिकेशन होगा माइनस एफ ओ बाई एफ ई। और लेंथ ऑफ द टेलीस्कोप क्या होगा, एफ ओ प्लस एफ ई। लेंथ ऑफ द टेलीस्कोप अगर बोलेगा हमें निकालने, तो लेंथ ऑफ द टेलीस्कोप, ठीक है। तो मैग्निफिकेशन होगा माइनस एफ ओ बाई एफ ई, याद रखिएगा, ठीक है। चलो, वैसे बुक में है ये डायग्राम, आप वहां से भी देख सकते हो। चल नेक्स्ट देखते हैं। एक सम दिया है, बड़ा ही इजी सा सम है। रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ एन इक्वी कॉन्वेक्स लेंस ऑफ ग्लास एन 1.5 is 30, so r दिया हुआ है 30 सेंटीमीटर। फाइंड इट्स फोकल लेंथ एंड ऑब्जेक्ट ऑफ हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दिया हुआ है आपको 5 सेंटीमीटर, इज प्लेस एट द डिस्टेंस ऑफ 60 सेंटीमीटर फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर, मतलब v जो है वो है 60 सेंटीमीटर। ये इंफॉर्मेशन हमें दिया हुआ है, ठीक है। फाइंड द पोजिशन एंड द हाइट ऑफ द इमेज फॉर्म्ड, कोई बात नहीं। देखिए, पहला तो लेंस मेकर्स फॉर्मूला क्या है कि 1/f इज इक्वल टू n माइनस 1/r1 माइनस 1/r2। इस केस में, इस पर्टिकुलर केस में, अगर मेरा r1 हम r ले रहे हैं तो r2 क्या होगा, माइनस r होगा ना। अब वैल्यू बैठा दो, तो 1/f इक्वल्स टू 1.5 माइनस 1, ये जाएगा 1/r प्लस 1/r, सही है। तो ये हो गया 0.5 और ये हो गया 2/r, r हमें पता है 30 है, तो बैठा दो
0.5 इंटू 2/30, तो ये 1/30 हो गया, मतलब एफ मेरा क्या निकल गया, 30 सेंटीमीटर। ठीक है, चलो अब एफ निकल गया है तो हमारे पास बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला है, बचपना से करते हुए हम लगा रहे हैं, 1/v इक्वल्स टू 1/f प्लस 1/v u, ये लिख सकते हैं। अब निकाल लो v, तो 1/v इक्वल्स टू 1/30 माइनस 1/60। अच्छा, ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस था, u दिया हुआ था हमारा, ठीक है, v नहीं u दिया हुआ था, तो वो तो नेगेटिव होगा। ठीक है, 1/v क्या होगा, 60, ये रहा 2 माइनस 1 मतलब 1/60, यानी v है 60 सेंटीमीटर, which means 60 centimeter from the lens on the opposite side of the object, है कि नहीं, 60 सेंटीमीटर। इन्वर्टेड इमेज फॉर्म होगा, ये इन्वर्टेड होगा, ठीक है, ऑपोजिशन समझे, 60 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस ऑन द ऑपोजिट साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट। चलिए, अच्छा हाइट भी बोला निकालने, तो ये हम लोग फॉर्मूला यूज कर लेते हैं। चलो, हाइट का हम लोग मैग्निफिकेशन क्या होता है, h2/h1 इक्वल्स टू v/u, याद है। अब देखिए h2 हमें पता नहीं है, हाइट ऑफ इमेज यानी कि, और h1 तो मेरा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है, वो मुझे पता है 5 है, v है 60, u है -60, तो h2 क्या होगा, -5 आ जाएगा, यानी कि 5 सेंटीमीटर। इन्वर्टेड इमेज ऑफ साइज 5 सेंटीमीटर, माइनस साइन मतलब इन्वर्टेड इमेज है आपका, सही है। चलो, बहुत इजी था, आपको फॉर्मूला बस पता रहना चाहिए था। चल, ये था नंबर 9। चलिए नंबर 10 देखते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ Bohr's theory, derive an expression for the radius of the nth orbit of an electron of hydrogen atom. चलो तो स्टार्ट करते हैं। कुछ देखिए, हाइड्रोजन लाइक एटम कंसिस्ट ऑफ, ये हमें पता है, कंसिस्ट ऑफ अ टाइनी पॉजिटिवली चार्ज्ड nucleus and an electron revolving in a stable circular orbit, है कि नहीं, around the nucleus, ये हमें पता है, around the nucleus। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये आपका न्यूक्लियस है, तो इस पार्ट में, वेट यहाँ पे नहीं बनाते हैं, नीचे थोड़ा बनाते हैं, ये आपका न्यूक्लियस है, तो ये रहा आपका पाथ जिसमें इलेक्ट्रॉन मूव करेगा। मान लो यहाँ पे ये आपका इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, यहाँ पे जो था Ze होगा चार्ज, ये होगा न्यूक्लियस आपका, ठीक है, ये मूव कर रहा है विथ वेलोसिटी सपोज v। अब देखना ध्यान से, डिराइव कर रहे हैं हम लोग। पहला तो अगर डायग्राम से देखो आप, तो सेंट्रीपिटल फोर्स जो होता है वो इक्वल होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के, तो सेंट्रीपिटल फोर्स हमारा क्या होगा, mv²/r, where r is the radius, m is the mass, v is the velocity, है कि नहीं, ऑफ द इलेक्ट्रॉन। और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, 1/4πe0 ZE मल्टीप्लाइड बाई E बाई r², है कि नहीं, वे Z इज द एटॉमिक नंबर, और Z इक्वल्स टू 1 होता है इन केस ऑफ हाइड्रोजन, ये मैं पता है, Z इक्वल्स टू 1 इन केस ऑफ हाइड्रोजन, सही है। यहां पे मैंने बस सेंट्रीपिटल फोर्स को इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के इक्वल कर दिया है। अब यहां से निकाल लो आप, यहां से होगा r कैंसिल हो गया,
तो एम वी स्क्वायर इक्वल्स टू 1/4 पाई E0 Z(E²/r। अब एक और चीज देखते हैं। हमें पता है एंगुलर मोमेंटम ऑफ द इलेक्ट्रॉन, एंगुलर momentum of electron is given by mvr and h/2 पाई। ये हमें पता है कि नहीं। अब यहां से देखो, ये आपका सपोज 1 है, ध्यान से देखना, ये आपका 2 है। तो स्क्वायरिंग देखिएगा, स्क्वायरिंग 2 एंड डिवाइडिंग बाई 1, स्क्वायर करके आप डिवाइड कर दो 1 से, डिवाइडिंग बाई 1, आपको क्या मिलेगा? आपको मिलेगा R इज इक्वल टू n² h² E0 बाई पाई m Z(E²), ये आपको मिलेगा। यही है रेडियस। समझ रहे हो बात को? आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को आपने सेंट्रीपिटल फोर्स से इक्वेट किया, वहां पे mv² आपका निकला 1/4 पाई E0 Z(E²/r। फिर एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन हमें पता है mvr इक्वल टू nh/2 पाई। फिर ये सेकेंड इक्वेशन को आपने स्क्वायर किया और डिवाइड किया फर्स्ट से, तो आपको r मिल जाएगा। आप सॉल्व करके देख लेना। और r आपका क्या होगा? n² h² E0 पाई m Z(E²), ठीक है। अच्छा, अगर z को आप 1 बैठा दो, ठीक है, तो ये बन जाएगा आपका, n को भी 1 बैठा दो और z को भी 1 बैठा दो, तो h² E0 पाई m E²। इसी को हम लोग बोज रेडियस बोलते हैं। दिस इज कॉल्ड बोज रेडियस, और जिसका वैल्यू होता है अराउंड 0.53 एंगस्ट्रॉम। अब मैंने क्या किया? z को और n को 1 बैठा दिया, बिकॉज द रेडियस ऑफ द फर्स्ट ऑर्बिट, यू नो, ये nth ऑर्बिट, फर्स्ट ऑर्बिट में निकाला। यहां पे एक स्पेशल केस कर दे रहा है, फर्स्ट ऑर्बिट, यानी कि n इक्वल्स टू 1 और z इक्वल्स टू 1 ले रहे हैं, हाइड्रोजन एटम। ओके, तो आपका आएगा h² E0 बाई पाई m E²। इसी को कहते हैं हम लोग बोज रेडियस, जो कि बराबर होता है 0.53 एंगस्ट्रॉम के। वेरी इजी, ठीक है। सेंट्रीपिटल फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को इक्वेट करेंगे, एंगुलर मोमेंटम को निकालेंगे, और उन दोनों रिलेशन को यूज करके हम लोग रेडियस निकाल लेंगे। हो गया, ये था नंबर 10। चलो अब नंबर 11 देख लेते हैं, क्या बोलना है। 11, रीड द पैसेज गिवन बिलो, आंसर द फॉलोइंग, आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलोज। ठीक है, 11 पार्ट 1। Mr. Ravi had been living in a small town with his family for many years. He decided to shift to a city where he learned that a nuclear power plant would be built in his town. His son Prakash, who was a science teacher, did not agree with his father's decision. Prakash explained to his father how mass defect during nuclear fission released energy. He assured his father that the authorities were taking all the possible safety measures to avoid any kind of nuclear mishap. Mr. Ravi understood the scientific explanation given by the son and decided not to shift to another place. ये एक केस दिया हुआ है। पहला क्वेश्चन क्या है? What is the cause of energy generation of the nuclear reactor during nuclear fission? ये बहुत इजी है, conversion of mass defect, you know, into energy, जो हम लोग जानते हैं E इक्वल्स टू डेल्टा m c²। डन। चलो, राइट वन न्यूक्लियर रिएक्शन फॉर न्यूक्लियर फिशन दैट टेक प्लेस इन अ न्यूक्लियर रिएक्टर, मतलब एक न्यूक्लियर ब्रेक होगा। ठीक है, तो यूरेनियम का ले लेते हैं। दिस इज 92 235 प्लस न्यूट्रॉन 10 गिव्स यू बेरियम, this is 56 141 plus krypton, that is 36 92 plus 3 न्यूट्रॉन प्लस एनर्जी, है कि नहीं? यही होगा एक रिएक्शन। ठीक है, नंबर 3 देखते हैं।
गिव द फॉर्मूला फॉर द एनर्जी जनरेशन दैट टेक प्लेस इन द न्यूक्लियर रिएक्टर। यही तो है भाई, यही तो होगा, है कि नहीं? ये बहुत इजी था। कितना मार्क्स था? 3 मार्क्स का, आराम से आपको मिलेगा। चलो अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नंबर 12, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। 12 का 1, ड्रॉ द सर्किट डायग्राम ऑफ अ फुल वेव रेक्टिफायर। तो फुल वेव रेक्टिफायर में आपको पता है 2 जंक्शन डायोड होता है, D1 एंड D2, ठीक है। D1 करता है रेक्टिफाइज 1 हाफ और D2 आपका रेक्टिफाइज द सेकेंड हाफ ऑफ इनपुट। चलो डायग्राम बनाते हैं, बुक में ये भी आपको मिल जाएगा। मैंने पहले बोला मेरा डायग्राम स्किल बहुत खराब है, बट स्टिल मैं बनाने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है। ये आपका AC इनपुट, ये आपका है AC इनपुट वोल्टेज, ठीक है। चलो उसके बाद ये आपका S1, ये आपका S2, ठीक है। यहाँ से आपका PN है कि नहीं, D1 डायोड, ये रहा आपका, यहाँ पे D2 आ जाएगा, ध्यान से देखिएगा। ये आपका है PN, ठीक है। बीच में ये आपका T, सेंट्रल टैप T, ठीक है। ध्यान से, या बुक में से देख सकते हो, ये उतना टफ भी नहीं है, ठीक है। यहाँ पे आपका लोड रेजिस्टेंस रहेगा, है कि नहीं, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, सही है। देखो ध्यान से, ये है ना, ये टर्मिनल S1 एंड S2 ऑफ द सेकेंडरी सोर्स है, S1 एंड S2। RL आपका क्या डिनोट कर रहा है, ये RL है, यहां पे लिखना भूल गया मैं। RL आपका डिनोट कर रहा है लोड रेजिस्टेंस, सेंट्रल टाइप T ऑफ द सेकेंडरी S1 S2। तो ये आपका सर्किट डायग्राम था, बुक से देख सकते हो, ठीक है। आई होप कुछ गड़बड़ी नहीं किया होगा मैंने। यहाँ अच्छा, यहाँ पे आउटपुट वोल्टेज लिखना भूल गया मैं, आउटपुट वोल्टेज। अच्छा उसके बाद क्या बोला है हमें, इसका एक और पार्ट है, ड्रॉ लेबल्ड ग्राफ शोइंग द इनपुट एंड द आउटपुट वोल्टेज। ये तो बहुत ही इजी है। इनपुट आपका ये रहा इनपुट, टाइम है ये, ठीक है। ये सपोज T/2 और ये T है, ओके। तो आउटपुट क्या होगा, वेरी इजी, ध्यान से देखिएगा, ऐसा ही होगा आउटपुट, यस नो। ये रहा T/2 और ये रहा T, इनपुट आउटपुट, सही है। ड्रॉ लेबल ग्राफ, या यही ग्राफ है आपका, डन। बहुत इजी था ये, ठीक है। चलो अब नंबर 12 का पार्ट 2। अच्छे 12 का पार्ट 2 क्या करते हैं, मैं इस डायग्राम को मैं रब कर दे रहा हूं, ठीक है। ये डायग्राम को रब कर दे रहा हूं और ये लास्ट डायग्राम हमारा 12 का पार्ट 2 क्या बोल रहा है, 12 पार्ट 2 with reference to semiconductor physics. Yeah. Name the diode that emits spontaneous radiation when forward biased. LED. ये तो बहुत इजी था, लाइट emitting diode, ठीक है। नंबर A था ये। नंबर B क्या बोल रहा है, ड्रॉ अ लेबल्ड एनर्जी बैंड डायग्राम फॉर द सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर का ये रहा आपका कंडक्शन बैंड,
ये रहा आपका वैलेंस बैंड, ठीक है। ये क्या है आपका कंडक्शन बैंड, और ये है आपका वैलेंस बैंड। और बहुत ही छोटा सा एनर्जी गैप होता है Eg, है कि नहीं, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये एनर्जी गैप होता है। एनर्जी गैप आपका जर्मेनियम अगर बोलते हो आप, जर्मेनियम, तो 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। और अगर सिलिकॉन की बात आप करते हो तो 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, ठीक है। यही था डायग्राम। चलो नेक्स्ट नंबर सी, नेम, बस याद रखिएगा यहाँ पे जो एनर्जी गैप होता है बहुत कम होता है, बहुत छोटा सा एनर्जी गैप होता है, शॉर्ट, यू नो। अच्छा, नेम द प्रोसेस दैट कॉजेज डिप्लीशन रीजन इन द पीएन जंक्शन। सो ये होगा मेरा डिफ्यूजन ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ एन टाइप crystal into holes of p type crystal। ये आपका आंसर हो गया, बहुत इजी था ये, 3 मार्क्स का था। सर्किट डायग्राम दिया था, उसका ग्राफ दिया था, नहीं तो ये आपका सेमीकंडक्टर से वैन डायग्राम इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। चलो, तो ये आई थिंक लास्ट क्वेश्चन था या, तो इस वीडियो में हम लोग यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में कुछ और सॉल्व करेंगे हम लोग। टिल देन टेक केयर, बी सेफ, और अगर ये वीडियो पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें।